हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत में ब्रिटिश शासन का भारत अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं, और अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशिष्ट रियायतों के लिए, या ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, या ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या भारतीय जो रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंपीरियल अगर प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है, देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए सबका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो चलिए और हम लोग इसे की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में इंपीरियल जो कि प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ठीक है, इसका कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। ऑप्शन है कि भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था कि धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, देख सकते लिखा गया, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि स्तंभरारी जो कि बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बेलेजली ने, वारन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड डफरी ने। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि स्तंभरारी बंदोबस्त को किसने लागू किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बात है लॉर्ड कार्नवालिस की। तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्तंभ जो कि रारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी जो कि बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इससे जो कि स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, या फिर विष देवदारी, अन्य भी नामों से इसे जाना जाता था। ठीक है, तो सारी बातों को आपको ध्यान रखना है कि स्तंभरारी हो, जागीरदारी हो, मालगुजारी हो, या विष वेदारी हो, ठीक है, आदि भी नामों से इसे जाना जाता था। दोस्तों, देख सकते हैं कि यह व्यवस्था अगर बात करें हम, तो देख सकते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों और वाराणसी तक यह फैला हुआ था। ठीक है, तो इस क्षेत्र के आपको नाम को यहाँ पर ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख लिखता है कि इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के जो कि 19% हिस्सा शामिल था। ठीक देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत समूचे जो कि ब्रिटिश भारत के कितना, तो कि 19% हिस्सा इसमें शामिल था। देख सकते हैं इस व्यवस्था के क्षेत्रफल का लगभग देखा जाए अंतर्गत जमींदारों एवं नए वर्ग को भूमि जो कि स्वामी घोषित किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसमें और सारे बातें बताए जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि जिससे देख सकते हैं कि भूमि के लगान का 10/11 भाग होता था कंपनी को देना होता था, यानी कि 10 में से जो 11 में से 10 जो भाग किसको कंपनी को देना होता था। और देख सकते हैं कि 1/11 यानी कि 11 में से 1 भाग जो होता था सेवाओं के लिए अपने पास वो रखना पड़ता था। और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत में जमींदारी जो कि छोटे पूंजी
पति जो कि यहाँ पर इसमें शामिल थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारण के रूप में जोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है कि रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। ठीक है, और सी है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं कि 1793 की बातें, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू जो कि व्यवस्था प्रणाली होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, और निम्नलिखित में से इसमें बताया जा रहा है कि एक को जो कि समानता इसके कारक के जोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों के अधिपति बनाना। ठीक है, और न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो आपको इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्त, इसकी जो बातें बताई जा रही इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से देखा है तो ABC जो दिए गए हैं इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, इस बात को चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बातें। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ जो कि अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली जो कि भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृति कर लिया गया था। देख सकते हैं कि जब तक कि वे लगान का एक मात्र जो कि एकत्र कर का उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे, लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लगान रहित अनुदान, भूमि चारागाह प्रति आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण से कानूनी विवाद में बढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे आज देख सकते हैं कि जमींदार एक कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विवाद जो कि विधिक विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि चिर अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत में जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को जो कि पट्टा जारी करें, और अनेक जमींदारी ने पट्टे जारी नहीं किए। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, चिर अस्थायी जो कि बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत में जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करें, और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की बातें हो रही। ठीक है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, और इसके तहत देख सकते हैं कि जमींदारी जो कि भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, को अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा जो अपने पास रखता था, और शेष हिस्सा जो है कंपनी के पास जमा करना होता था। ठीक है, तमाम बातें को देख सकते हैं। और देख सकते आगे लिखा गया, जमींदारी जो कि काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूला करता था। ठीक है, और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन की वापसी छीन ली जाती थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तमाम बातें इसमें बताने के प्रयास की जा रही हैं। देख सकते कुल मिलाकर काश्तकारी पूरी तरीके से जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। ठीक है, और जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, और इस कारण बहुत से मामले में पट्टे नहीं जारी किए जाते थे। दोस्तों, आगे बताया गया कि इसी के फलस्वरूप देखा जाए तो 1859 ईस्वी के रेंट जो कि एक या अधिनियम दे सकते हैं कि रेंट एक्ट जो पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और देख सकते हैं कि सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि बिहार में परमानेंट जो कि सेटलमेंट लागू करने के कारण था। ठीक है, देख सकते हैं कि जमींदारों के जमीन पर अधिकार न रहना। ठीक है, और जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का जो कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भू राजस्व निर्णय करना, ठीक है, इस बात के आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की देख सकते हैं, ठीक है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, और जो कि 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई जो बंदोबस्त के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों डेट के साथ आपको याद रखना है। इस व्यवस्था के बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि को तय करना था, ठीक है। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो डिस्कशन में बताए गए हैं ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो निम्नलिखित देख सकते हैं कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ बातें हो रही निम्नलिखित में से जो कि किसकी, जो कि रेतवाड़ी बंदोबस्त की बातें हो रही, ठीक है। तो देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर की बातें हो रही, तो आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 और 3 यानी कि टॉमस जो कि मुनरो हैं और अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, जिनका संबंध भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने से संबंध था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते रेतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा भारत भू राजस्व जो कि वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली था, और अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है, जो कि मद्रास प्रेसिडेंटी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के जो कि बारह महल क्षेत्र में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की। जैसे दोस्तों टॉमस मुनरो की बात करें तो 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में लागू किया, ठीक है, और 1820 में मद्रास के गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि मुनरो ने शिष्य जो कि एल फिल्स्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंटी में लागू किया, ठीक है, और संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 51% क्षेत्र यानी कि मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत में रैयतों की भूमि का मालिकाना हक दिया गया, ठीक है, और जिसके द्वारा वे प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायित्व हो गए हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर बदलाव किया गया, ठीक है, और 1836 की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि बाद में विनगेट और गॉड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था को सुधार किया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे बातें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने के प्रयास किए गए हैं, इसे आप याद रखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है रेतवाड़ी जो कि बंदोबस्त के संबंध में कथनों पर विचार किए, ठीक है। देख सकते हैं किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है, सरकार रैयत को पट्टे ले देती थी, या सरकार कर लगाने के लिए पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कथन आपको सही बताने के प्रयास करना है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि रेत जो कि वाड़ी बंदोबस्त की बातें करें, ठीक, इस संदर्भ में बताया जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों देख सकते किसानों के द्वारा लगाया गया सीधे लगान सीधे जो कि सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही बातें हैं, और सरकार रैयत को पट्टे देती थी भी सही है, और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो बातें लिखी गई बिल्कुल यहाँ पर सही बातें बताई गई, ठीक है, इससे आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो उसी के बारे में बताया गया, ठीक है, कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह, ठीक है, बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव और रेतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है, देख सकते हैं, और इस व्यवस्था के सुपात्र देख सकते कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो को दिया जाता, ठीक है, यानी कि जो रेतवाड़ी व्यवस्था लगाया गया था इसके पीछे किसकी यहाँ पर सुपात्र को बताया जा रहा है, ठीक है, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के, ठीक है। तो दोस्तों आगे तो रेतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना माना जाता था, जो सीधे सरकार को टैक्स देते थे यानी कर देते हैं। उसके आगे लिखा गया कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान को सरकार के बीच में एक समझौता होता था और किसान की सहमति के बाद से उसे पट्टे दिया जाता था, ठीक है, जो कि भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। तो दोस्तों एक काफ़ी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिकाना होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जस्ट अभी देखिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जमींदारी व्यवस्था प्रथा था, ठीक है, रईतवाड़ी प्रथा था, ठीक है, या फिर महलवाड़ी प्रथा था, या फिर दहसाला प्रथा था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जस्ट अभी देखते हुए हम लोग आए कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिकाना होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो क्या था? तो रईतवाड़ी प्रथा था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो देख सकते हैं कि रईतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए वह जिम्मेदार माना जाता था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पंजाब भूमि जो कि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। तो 1850 में, 1900 ईस्वी में, या 1895 में, 1905 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसे 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बात है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है, जिससे किसानों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 1835 में, 1839 में, या 1837 में, या फिर 1841 में। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1839 में किया गया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों पर देख सकते बात है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी और यह कंपनी जो कि 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था, ठीक है। और द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट को ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खर्च करते थे, ठीक है। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, 40%, 50%, 45% और 55%। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ब्रिटिश भारत में सैन्य बलों पर केंद्रीय राजस्व का कुल देख सकते हैं कि 40% यहाँ खर्च करते थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, ठीक है। और देख सकते हैं कि तथापि कई स्रोतों ब्रिटिश भारत में औसतन देखा जाए सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का कितना 40% मानते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको ध्यान में रखना है 40% ही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की परिभाषा नीचे दी गई कथन में आती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के सारे इसके बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट हम ऑप्शन पर आते हैं, देख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम इसे की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि धन के वही गरमन या फिर अफवाह जो कि देख सकते हैं कि ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा के तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, ठीक है, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। आगे देख सकते हैं कि अफवाह सिद्धांत के तहत इसी जो कि अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
दोस्तों इस पर और बातें बताई गई, देख सकते हैं ठीक है। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले सौदिक जो कि प्रखर प्रतिपादक थे, ठीक है। देख सकते हैं उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों जैसे कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, और द वारंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपनी अफवाह का सिद्धांत को प्रतिपादन किया। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बातें बताई जा रही है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी इनके पुस्तकें हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके दिए गए कूट पर चयन कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन अभिकथन है कि ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार असंतुलन अनुकूल था, ठीक है, और कथन देख सकते हैं कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ठीक है। तो आप इसे कूट की सहायता से बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर बातें की जाए, ठीक है, तो ब्रिटिश काल में समानता भारत का जो कि व्यापार संतुलन अनुकूल था, ठीक है, और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन ए और आर यानी कहने के मतलब ए और आर दोनों बिल्कुल सही है और एक दूसरे का यहाँ पर जो है सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग और की पॉइंट के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों पर देख सकते हैं कि वही गर्मन अथवा निकासी की जो राष्ट्रवादी परिभाषा के तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, ठीक है, जिसके बदले भारत का कोई समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्य के प्रति लाभ नहीं था, ठीक है। जैसे ब्रिटिश काल में अगर देख समानता भारत का व्यापार जो कि संतुलन अनुकूल था क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में हम निर्यात जो कि अधिक होता था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों हमें और बातें बताई जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे जैसे कि व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ और कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन और कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश है, ठीक है। देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। दोस्तों आगे बातें देख सकते हैं कि परंतु इस पूंजी के निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक शोषण था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर और देख सकते हैं कि 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास के जो कि यहाँ पर अप्रतिफल निर्यात के रूप धारण कर लिया, ठीक है। और आगे देख सकते हैं कि वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उपरिधानों में लगाए गए थे जैसे कि देख सकते हैं कि रेलवे है, सड़क है, व्यापारिक जहाज और खनिज उद्योग और कोयला एवं सोना और वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंक हो गया, बीमा हो गया, वित्तीय निगम जो कि अंग्रेजों उद्योग के लिए अनुपूरक थे, ठीक है, और इसमें भारतीय औद्योगिक विकास के कोई स्थान नहीं था, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों और भी सब बातें बताई जा रही है उसको भी देखेंगे आप, ठीक है। देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को जो कि अनिष्टों का अनिष्ट यानी कि इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी, ठीक है, और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था, ठीक है। देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी थे या जी सुब्रमण्यम अय्यर थे या फिर आरसी दत्त है, ठीक है। तो कूट के प्रयोग से आपको सही उत्तर देना है, तो आप इनको बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें की जाए, ठीक है, तो देख सकते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद के जो आलोचक थे इनमें दादा भाई नौरोजी भी थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आरसी दत्त भी थे, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से इसे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 1870 से लेकर 1905 के बीच में बहुत से भारतीय जो कि बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया, ठीक है। इनमें से 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा, देख सकते हैं। अभी जस्ट देखिए दादा भाई नौरोजी थे, महादेव गोविंद रानाडे थे और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे इन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास लिखा था, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
दोस्तों आगे देख सकते हैं कि इन तीनों के आंतरिक देख सकते हैं कि जी वी जोशी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे, ठीक है, जो कि और देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकार इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इस सारे के आपको नाम को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एम जी रनाड़े, आर सी दत्त और सर सैयद अहमद खां। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें सर सैयद अहमद खां की, ठीक है, तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी के जो कि उत्सारण के सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बात है सर सैयद अहमद खान जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने से ही संभव मानते थे। आगे लिखा गया वे दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। और देश के तत्कालिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर गहराई से विश्लेषण किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और बातें बताई कि ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो कि उपनिवेशवाद ही था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या 1903 ईस्वी में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है, ठीक है, कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया अगर पुस्तक की बात करें हम, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशित किया गया था 1901 में किया गया था, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देश ने कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और यह पुस्तक 1901 में लंदन की एक सोनेसन जो कि प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड इन द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जस्ट अभी देखें हम सब, अमर्त कुमार सेन है या रमेश चंद्र दत्त है या गोपाल कृष्ण गोखले हैं या फिर दादा भाई नौरोजी है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसके आंसर को देख कर आ रहे हैं। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखी गई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो कि 1825 लेकर 1917 ईस्वी तक यानी कि 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन में देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था, ठीक है। देख सकते हैं कि 1892 में जो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी की बातें हो रही, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों आगे बताया जा रहा है, देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान इसे किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि भारत की आर्थिक जो कि दुराव्यवस्था पर प्रकाश डालना तथा उन धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी के बारे में तमाम बातें बताई जा रही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक्स ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन दोस्तों, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी, इससे दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई थी, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको और की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत यानी इकोनॉमिक ड्रेन
थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि अणु औद्योगिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है, तो इसमें आपको सही उत्तर को बताना है, तो आप इसके देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है अणु औद्योगिकीकरण के संबंध में बातें हो रही है कि यह प्रक्रिया जो कि 1813 में प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति जो इस प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों बातें सही बताई जा रही। ठीक है, तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत में अणु औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक जो भारतीय व्यापार के अधिकार समाप्त करने से शुरू हुई और देख सकते हैं इससे कि ब्रिटिश की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि यह औद्योगिकीकरण क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। ठीक है, और इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दादा भाई नौरोजी के भारतीय राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का अधिक आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, दूसरा बताया जा रहा है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सही कथन को बताने हैं आपको। ठीक है, तो आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक अगर प्रभावित देन थी तो वह क्या देन थी, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप देख सकते केवल एक यहाँ पर सही है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी के आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्र नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश जो कि आर्थिक नीति घिनौनी है। ठीक है, कौन कहा था, तो B.G. तिलक कहे थे, दादा भाई नौरोजी कहे थे, कार्ल मार्क्स कहा था या फिर एडम स्मिथ कहा था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, ब्रिटिश जो कि आर्थिक नीति जो घिनौनी, इस बात को किसने कहा था, देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि ब्रिटिश जो कि आर्थिक नीति घिनौनी है। ठीक है, और अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंका शहर में भी रहता था। ठीक है, देख सकते हैं कि बंगाल और उसकी आर्थिक जो कि आधार पर समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गए थे। ठीक है, और लाखों चरखे और हस्तकरघे ने असंख्य काटने वाले जो बुनकर थे को जन्म दिया था और वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे किंतु अब इन विदेशी जो कि अब इस देश में विदेशी सूती काटने की मानो तो यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। ठीक है, इस तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। ठीक है, तो सर आर्थर कॉटन को, लेफ्टिनेंट ब्लेन को या फिर कर्नल पेट स्मिथ को या फिर कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे माना जाता था, यहाँ पर सर आर्थर कॉटन को कहा जाता था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है कि सर आर्थर कॉटन जो कि ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, इंजीनियर थे, और उन्होंने जो कि दक्षिण भारत में राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए। दोस्तों देख सकते हैं इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक है, और बी की बात करें तो भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। ठीक है, और देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। ठीक है, या ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें औद्योगिक क्रांति के 19वीं के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जो कि दस्तकारी उद्योग यहाँ पर नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो इस बात को देखेंगे जो कि भारत पर पड़े प्रभाव की यहाँ पर सही से व्याख्या करता है। ठीक है, तो चलिए हम की पॉइंट के माध्यम से और समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और देख सकते हैं इस युग को भारत में औद्योगिकीकरण जो कि अनौद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि इनके लिए निम्नलिखित अग्रलिखित नीतियाँ उत्तरदायी थे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। ठीक है, और भारतीय माल पर अत्यधिक चूंगी यानी कर लगाना। ठीक है, और ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात और रेल मार्ग का विकास जो कि पाँच जो कि विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं यहाँ पर देना इत्यादि है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें और कुछ बातें बताई जा रही, देख सकते हैं कि इन सभी कारणों से मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया गया। ठीक है, और इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि अंग्रेज जो कि घुसपैठिया है था। ठीक है, जिसने कि भारतीय जो खड़ी को तोड़ दिया और चरखी का नाश कर दिया। ठीक है, जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। ठीक है, ये तमाम जो बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि पूरी तरीक़ा से 24 क्वेश्चंस को हमने जो कि भारत पर अर्थव्यवस्था पर के बारे में देखा, जो कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन के समय में जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक मिल सके। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।